स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन करेंगे। शॉर्ट रिवीजन में समझेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म क्वेश्चन जो हमें हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स का लॉन्ग नज़र आएगा, उसको हम किस तरह से रिवाइज करें, उसकी फॉर्मेटिंग को किस तरह से लें कि कम्प्लीटली हमारा आंसर निकल आए। एक यही क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में जिसका आंसर हमें उस क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो बच्चों को केवल 5 स्टेप में हमें कवर करना होता है। पहला होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरी हो जाती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर केवल फॉर्मेट पे फोकस करें बच्चों तो उसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से होता है कि हम सबसे पहले दिखाते हैं, अगर मैं यहाँ पर डिटेल्स दिखा रही हूँ और यहाँ पर अमाउंट दिखा रही हूँ, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके कुछ आइटम है जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, उसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू बाहर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कुछ फॉर्मेट और कुछ इंफॉर्मेशन के साथ हम इसको भी फिल करेंगे और इसकी वैल्यू भी बाहर लिख देंगे। थर्ड नंबर पे होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस करेंगे और उसकी वैल्यू करके भी बाहर लिख देंगे और सारी वैल्यू हो जाएंगी बच्चों बाहर। 3 स्टेप तो ये पूरे हो गए और अभी हम बात कर रहे थे 5 स्टेप्स की। तो 4th स्टेप में हम लोग करेंगे, अगर ये तीनों वैल्यूज का एडिशन पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब 1 + 2 + 3 हम तीनों को ऐड कर देंगे और हमारा जो आंसर पॉजिटिव है वो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चों अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज लिख देंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें अब हम अपने क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में मिला हुआ है उसमें ये चेक करेंगे कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बिगिनिंग वैल्यू कितनी दे रखी है। 2 बातें याद रखना, अगर क्वेश्चन में केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है तो उसकी केवल बिगनिंग वैल्यू को ऐड करेंगे, और अगर क्वेश्चन में करेंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है हमें करेंट एसेट्स के अंदर, तो करेंट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर ऐड करके इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि किसके बराबर हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे क्वेश्चन में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंड वैल्यू दे रखी है, करंट ईयर की वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू से अगर ये वैल्यू हमारी टैली कर रही है तो ये समझ लीजिएगा हमारा कैश एंड कैश मतलब का आंसर भी दोनों एडिशन से सही है और हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी परफेक्टली करेक्ट है। यही क्वेश्चन आपको तभी बता देगा कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं, क्योंकि आप हम बिगिनिंग की वैल्यू में जो आपने आंसर निकाला है तीनों एक्टिविटीज़ का, उसका एडिशन को कंपेयर करेंगे विद द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो लास्ट में हमारे 5th पॉइंट में ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड, और एंड के बराबर अगर हमारी ये वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चे इसको बैक से भी बना सकते हैं, अगर मान लो हम कैश फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है सारा पॉइंट, तो हम बैक से बना लेंगे। पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड की वैल्यू लिख लेंगे, उसको डबल लाइन से क्लोज करके रख देंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कैश एंड कैश एट बिगनिंग, उसको हम क्या वैल्यू से ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर 40,000 आ रहा है, बिगनिंग हमारी 30,000 दे रखी है, तो 10,000 हमारे तीनों एक्टिविटी का आंसर होगा। इतना हिस्सा तो कम से कम हम कंप्लीट कर ही लेंगे। उसके बाद सवाल उठता है तीनों एक्टिविटीज़ का। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी पहली एक्टिविटी जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटी में हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। मेरे साथ साथ सीक्वेंस याद कर लीजिए, इसको मैंने ABCDEFGHI इसमें कंप्लीट किया हुआ है। to सुन लेते हैं ए पॉइंट में क्या क्या आएगा। ए पॉइंट में हम सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम 5 आइटम्स को ऐड करेंगे और 2 आइटम्स को माइनस करेंगे। ज़रूरी नहीं है सारे ही आइटम्स हो,
बट एक चेक करेंगे क्या ये आइटम्स अवेलेबल हैं। उसमें एक होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा होगा प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी का लॉस हो गया है तो। वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए। फिर लेस आइटम में हम 2 आइटम्स लेस करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हम वो चीज़ लेंगे अगर हमें कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया है तो जैसे हमारा ये ए एक्टिविटी निकल आएगी हम चलेंगे हमारी बी एक्टिविटी में, जिसमें हम कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। मैं ऑलरेडी बच्चों को हमेशा फिंगर पे 7 आइटम का जिक्र करती हूँ जो ऐड किए जाते हैं। उनमें से देख लीजिए जो हमें गिवन है उनको ले लेंगे, जो नहीं उसको इग्नोर करेंगे। लेने वाले आइटम्स में है डेप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइज, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर राइट ऑफ वैल्यू भी आती है। इस तरीके से लॉस ऑन सेल भी आ जाता है बच्चों। अब आ जाते हैं लेस पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे, जिसको हम लेस करेंगे। 5 आइटम्स ऐसे होंगे बच्चों जो यहाँ लेस हो जाएंगे। उसमें से है हमारा रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और 2 आइटम और प्रॉफिट ऑन सेल एंड डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको इग्नोर करते हुए डी पॉइंट पे चलेंगे और डी में हमारा निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जैसे ही हमारा डी पॉइंट निकल जाएगा हम उसके बाद ई पॉइंट पे चलेंगे और ई पॉइंट में हम ऐड करेंगे कुछ पॉइंट जो हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स में बच्चों हम लोग इन्वेंट्रीज लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल लेंगे और हम यहाँ पर प्रीपेड लेंगे, एक्यूड लेंगे और हम अदर करेंट एसेट्स भी लेंगे। और करेंट लायबिलिटीज में हमारी चलेंगी ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न और अदर करेंट लायबिलिटीज का भी यहाँ पर हम पॉइंट्स लेंगे। और अगर वो डिक्रीज हो रही है एसेट तो ऐड कर देंगे, इंक्रीज हो रही है करेंट लायबिलिटी तब भी ऐड करेंगे। और उल्टा कब करेंगे, एफ पॉइंट पे, मतलब लेस कर देंगे और इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। जी पॉइंट पे हमारा निकल के आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और ई एफ जी एच में हम लेस करेंगे टैक्स पेड। आई में आ जाएगा बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ऐड किया था तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर माइनस किया था तो ऐड कर देंगे। और हमारा लास्ट में आंसर निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर सिंगल एक्टिविटी एग्जाम में निकालने को आएगी तो आप सिंगल एक्टिविटी से इसको डन करेंगे। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग को लास्ट में लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बच्चों वैसे एक्टिविटी बहुत आसान है फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ इसमें हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, वर्किंग नोट में दिखाना पड़ता है। पहले फॉर्मेट बताती हूँ फिर अकाउंट भी बता देंगे। इसमें हमारे पास परचेज परचेज परचेज, सेल 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 और रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीनों को सेल में ले लेंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेंट रिसीव्ड, इंटर रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। उसके बाद बच्चों फॉर्मेट की जो मैं बात कर रही थी उसके लिए जो मुझे उम्मीद है कि ये 3 अकाउंट ही हमारे काम आ जाएंगे एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसेट की बात करूँ तो मशीनरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, सेल दिया है तो सेल को यहाँ लिखेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस को यहाँ, प्रॉफिट है बच्चों तो प्रॉफिट को डेबिट में लिख देंगे और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देंगे, नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू अगर दी है तो डायरेक्टली उसको लिखेंगे, वैल्यू को दोनों साइड बैलेंस करेंगे। और अगर बैलेंसिंग डेबिट में हो रही है तो वो परचेज से होगी और अगर परचेज ऑलरेडी है बच्चों तो इनमें से किसी भी एक आइटम पे बैलेंसिंग दी जाएगी। कंसर्न जगह पर इनको पुट करेंगे, जैसे लॉस को ऑपरेटिंग में ले जाएंगे, प्रॉफिट को ऑपरेटिंग में ले जाएंगे, परचेज और सेल को इन्वेस्टिंग में ही पहुंचा देंगे और एक भी पॉइंट गलत नहीं करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड इस क्वेश्चन में होना बहुत ज़रूरी है। एक बनता है इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है इसलिए इसकी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और डेबिट में इसकी आ जाती है क्लोजिंग बैलेंस। एसेट जो सोल्ड हुआ है उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन डेबिट में और बैलेंसिंग इसकी डेप्रिसिएशन से की जाती है। याद रखिएगा इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है।
अगर इंटेंजिबल में पेटेंट अकाउंट भी क्वेश्चन में गिवन है तो डेप्रिसिएशन की जगह पर राइट ऑफ लिख देंगे, बाकी फॉर्मेटिंग सेम रहेगी। नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी है जिसका नाम है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादातर हमारा जो ध्यान होगा बच्चों वो होगा हमारे शेयर होल्डर्स फंड पे और नॉन करंट लाइबिलिटीज पे। तो वहाँ पर अगर हमारे कोई भी शेयर हमने पिछले साल से इस साल बढ़ गए हैं तो इशू ऑफ शेयर के नाम से उसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हमारे डिबेंचर्स बढ़ गए हैं तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से दिखा देंगे। कम हो गए हैं दोनों ही तो दोनों को रिडेम्पशन के नाम से दिखाएंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा में बच्चों अगर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है तो ऐड कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर देंगे। इतना काम तो हम यहाँ का कर रहे हैं, बाकी हम उठाएंगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, नेट प्रॉफिट से। जब हमने कैलकुलेशन की थी उसमें जितने भी डिविडेंड थे वो सारे डिविडेंड उठाएंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। बी पॉइंट में जितने भी हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पॉइंट्स लिए थे वो भी यहाँ पर ला के माइनस कर देंगे बच्चों, और इस तरीके से हम फाइनेंसिंग का आंसर निकाल लेंगे। एक बात याद रखेंगे, नॉन कैश आइटम्स हमारे ऑपरेटिंग में होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रॉपर कैश आइटम्स है वो हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दिखते हैं। तो जहाँ जहाँ परचेज दिख रहा होगा वहाँ पैसा गया है तो माइनस करेंगे, पैसा आया है ऐड करेंगे। सेम एक्टिविटी यहाँ पर भी करेंगे। अगर प्रॉब्लम आ जाए एक छोटे से पॉइंट पे जो है टैक्स पेड, तो उसके लिए प्रोविजन के लिए स्पेशल अकाउंट बना लेंगे एग्जाम में। हमारा ओपनिंग बैलेंस जो प्रोविजन का होगा वो क्रेडिट में दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पर डेबिट में दिखा देंगे। याद रखेंगे अगर टैक्स प्रोवाइडेड है तो प्रोवाइडेड यहाँ पर आएगा और टैक्स पेड है तो वो हमेशा डेबिट में आएगा। कभी ना गलती होने वाला फॉर्मेट है, इसको फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। 6 मार्क्स की बढ़िया तैयारी करो क्योंकि ये एग्जाम में आ ही रहा है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट को बार बार समझेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना निकाल पाओ। अगर एग्जाम के लिए मैं पक्के क्वेश्चंस बताऊं जो आप पक्के से प्रैक्टिस कर लो तो टीएस ग्रेवाल का 47, 50, 55 और 52 ये क्वेश्चन करिए, देखिए पेपर आपको इन्हीं में से नजर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, आपस में बच्चों को बताइए, इससे सभी की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।